चंडीगढ़ पुलिस ने एक सीरियल रेपिस्ट और किलर को गिरफ्तार करते हुए दो सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया है। पहला नेहा मर्डर केस 14 साल पहले हुआ था, जबकि दूसरा मनदीप कौर मर्डर केस जो 2 साल पहले हुआ था। इन दोनों मामलों के अलावा एक केस हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था। हर घटना में एक ही पैटर्न पर पहले लड़कियों के साथ रेप हुआ, उसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इन वारदातों को अंजाम देने के आरोपी मोनू कुमार अब पुलिस की गिरफ्त में है। वो बिहार का रहने वाला है, लेकिन अभी चंडीगढ़ के सेक्टर 38 के शाहपुर कॉलोनी में रहता है। उसके खूनी कारनामों की जो कहानी है वो बेहद ही खौफनाक है और बेहद ही दर्दनाक है। तो चले दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आर डी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये दिल दहला देने वाली सीरियल किलर की पूरी कहानी है क्या। इस कहानी को जानने के लिए हमें आज से 14 वर्ष पहले हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात के बारे में जानना ज़रूरी है। 30 जुलाई 2010, जगह चंडीगढ़, सेक्टर 38 की रहने वाली 21 साल की MBA स्टूडेंट नेहा अहलावत शाम को अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती है। आमतौर पर वो रात के 9 बजे तक वापस लौट आती थी, लेकिन इस रोज़ ना तो वो वापस लौटी और ना ही उसका फ़ोन ही लग रहा था, बल्कि उसका मोबाइल फ़ोन बहुत ही रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो चुका था। इस पर घर वालों ने पहले अपने तौर पर नेहा के बारे में पता लगाने की कोशिश की, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी ली, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। इसके बाद परिवार के लोग सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में पहुंचे, बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी और इसके बाद भी अपने तरीके से नेहा को ढूंढने की कोशिश करते रहे। इसके बाद कुछ ही देर बाद उन्हें जोर का झटका लगा जब सेक्टर 38 के करण टैक्सी स्टैंड के पास उन्हें अपनी बेटी की स्कूटी दिखाई दी। डराने वाली बात ये थी कि उस पर खून के छींटे लगे हुए थे। अब घर वालों ने आसपास के पूरे इलाके में और भी बेसब्री से उसकी तलाश आगे बढ़ाई और तब घर वालों को मंजर देख गया, वो मंजर जो बेहद ही दिल दहला देने वाला था और जो कोई भी देखना पसंद नहीं करता। टैक्सी स्टैंड से थोड़ी दूर झाड़ियों में नेहा की लाश खून से लथपथ और बिना कपड़ों के पड़ी थी। घर वाले नेहा को उसी हालत में उठाकर सीधे PGI लेकर पहुंचे कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, लेकिन डॉक्टरों ने नेहा को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब उसको अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किए जाने के निशान तो थे ही, शरीर पर गला घोंटे जाने के निशान भी थे और निजी अंगों से जाति से ज़्यादा ही छेड़छाड़ के सबूत भी साफ साफ नज़र आ रहे थे। यानी कि पहली नज़र में ये मामला रेप कम मर्डर का लग रहा था। मामला बेहद ही संगीन था, लिहाजा पुलिस ने भी फ़ौरन मामले की जांच शुरू कर दी। नेहा के शरीर पर मिले दरिंदे के DNA सैंपल कलेक्ट कर लिए गए और इसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई। लेकिन वक्त गुजरता रहा, दिन बीतते रहे, साल निकलते रहे, लेकिन नेहा के गुनहगार का कुछ भी पता नहीं चला। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब चंडीगढ़ पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार 10 सालों के बीच पुलिस ने अदालत में इस केस को लेकर अनसॉल्व्ड रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन नेहा के परिजनों को भरोसा था कि उनके बेटी का कातिल एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। 12 जनवरी 2022 सुबह 11 बजे चंडीगढ़ का मलोया जंगल। नेहा मर्डर केस को अब लोग भुला चुके थे। लोग अपने अपने कामों में अब व्यस्त होने लगे थे। पुलिस तफ्तीश करते करते थक चुकी थी। केस बंद हो चुका था। लेकिन 12 साल बाद चंडीगढ़ में वैसी ही एक और वारदात होती है।
इस बार एक चंडीगढ़ के ही मलोया के जंगलों में 40 साल की एक महिला की लाश मिली। ये लाश भी बगैर कपड़ों के थी। कातिल ने पूरे जिस्म को और खासकर महिला के निजी अंगों को बुरी तरह से जख्मी कर रखा था। उसके हाथ पांव बांधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा ठूंसा हुआ था। लाश को देखकर साफ था कि ये मामला भी रेप कम मर्डर का ही है। महिला की पहचान मनदीप कौर के तौर पर होती है। मनदीप कौर के पति ने एक रोज पहले ही अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसने बताया था कि उसने अपनी बीवी को एक रोज पहले यानी 11 जनवरी को रात 8 बजे पास के मार्केट में ही छोड़ा था, लेकिन इसके बाद वो घर पर लौटकर कभी नहीं आई। मामला ये भी बेहद संगीन था और 12 साल पहले हुए नेहा मर्डर केस से हूबहू मिलता जुलता था। लिहाजा पुलिस ने इस केस की भी पूरी गंभीरता से जांच शुरू की, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और पुलिस के हाथ खाली ही रहे। हालांकि नेहा मर्डर केस की तरह इस मामले में भी चंडीगढ़ पुलिस ने मनदीप कौर की लाश से कातिल के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए थे। वो सैंपल जो खून, सीमन और दूसरे बॉडी डिपॉजिट के तौर पर पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मिले थे, वो सब सलामत कर लिए गए थे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद नेहा मर्डर केस की तरह मनदीप कौर मर्डर केस भी अनसुलझा ही रहा। पुलिस को इस मामले में भी कातिल को करीब 2 साल तक कोई सुराग नहीं मिल सका। हाल ही में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने अपने इलाके के अनसॉल्व्ड केसेस की फाइल मंगवाई। इस दौरान उन्होंने गौर किया कि 14 साल पहले हुए नेहा मर्डर केस में कातिल की मॉडस ऑपरेंडी 2 साल पहले हुए मनदीप मर्डर केस के कातिल से बिल्कुल मिलती जुलती है। कातिल ने दोनों ही मामलों में जिस तरह से अकेली लड़की और महिला को टारगेट किया, पहले उसे अगवा किया, उसके बाद सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया और उसके बाद उनके साथ बलात्कार किया और उसके बाद फिर हत्या की। ऐसे में अब पुलिस ने इन दोनों ही केसेस को एक साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया। दोनों ही केस सालों से पुलिस के लिए चुनौती तो बने हुए थे। इसके बाद पुलिस ने वारदात वाली जगहों के आसपास बनी बस्तियों में डोर टू डोर जाकर पूछताछ की और संदिग्ध कातिल को ढूंढने के लिए नए सिरे से कोशिश शुरू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस को ये पता चल चुका था कि इन दोनों मामलों को अंजाम देने वाले कातिल की उम्र 18 से 40 साल के बीच की हो सकती है, जबकि उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच से 5 फीट 10 इंच तक मुमकिन है। इसके अलावा पुलिस ने जानकारी जुटाकर कुछ और भी पैरामीटर तैयार किए। इनमें पुलिस का जोर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों पर ज़्यादा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने इस कैटेगरी में आने वाले करीब 100 लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए और फिर उन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री भिजवा दिया। नए सिरे से की गई करीब 8 महीने की कोशिश आखिरकार रंग लाती है, जब 100 में से एक आदमी का सैंपल मलोया मर्डर केस में मनदीप कौर की लाश के साथ कलेक्ट किए गए सैंपल से मेल खा गया। जी हाँ, मनदीप कौर की लाश से, यानी 12 जनवरी 2022 को हुई वारदात से। ये अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि जिस कातिल को पिछले करीब 2 सालों से ढूंढ कर चंडीगढ़ पुलिस हलाकान हुई जा रही थी, वो कातिल कहीं आसपास का ही रहने वाला था और कत्ल के बाद भी वह वहीं पर ही मौजूद था। लेकिन ये तो बस पहली कामयाबी थी। पुलिस को दूसरी और एक और बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसी आदमी का डीएनए सैंपल 14 साल पहले हुए नेहा अहलावत की लाश पर से कलेक्ट किए गए डीएनए सैंपल से भी हूबहू मेल खाता हुआ मिला। यानी ये शख्स जो भी था, उसी ने पहले नेहा की और फिर उसके 10 साल बाद मनदीप कौर की हत्या की। यानी अब चंडीगढ़ में 10 सालों के अंतराल पर हुए 2 कत्ल के मामलों का खुलासा हो चुका था और कातिल के तौर पर शाहपुरा कॉलोनी का रहने वाला मोनू कुमार नाम के 38 साल के एक शख्स की पहचान हो चुकी थी, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन उसे नशे की लत थी। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करना तो चाहती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो चंडीगढ़ से जा चुका था। इससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि वो ना तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता था और ना ही उसके पास कोई आधार कार्ड था।
और ना ही उसका कोई बैंक अकाउंट भी था। ऐसे में पुलिस लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। हाँ, इतना ज़रूर पता चल चुका था कि मोनू कुमार नाम का ये कातिल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और इन दिनों चंडीगढ़ में रहता है। अब पुलिस इंतज़ार करती रही, साथ ही अपने मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया कि अगर उन्हें मोनू कभी भी नज़र आए तो फ़ौरन पुलिस को खबर दें। और करीब 6 महीने के इंतज़ार के बाद आखिरकार मोनू चंडीगढ़ लौटा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले तो मोनू अपना जुर्म कबूलने को तैयार ही नहीं था। वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसके खिलाफ डीएनए सबूत होने की बात बताई तो उससे सख्ती करने के बाद वह टूट गया और उसने इन दोनों की वारदातों में शामिल होने की बात मान ली। लेकिन इसी के साथ उसने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने उसे और भी हैरान कर दिया। मोनू ने खुद पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसने इससे पहले भी साल 2008 में हिमाचल प्रदेश के चंबा में 6 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। 12 सितंबर 2008 को एक ढाबे में काम करने वाली उस बच्ची को अकेला पाकर मोनू ने उसे अपना शिकार बनाया था। हैरानी की बात यह रही कि वो करीब 1.5 साल तक हिमाचल प्रदेश की जेल में भी रहा, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में इस केस से बरी कर दिया गया। मोनू के इस कबूलने के साथ ही ये भी साफ हो गया कि वो कोई कानूनी अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसा सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर है जो किसी लड़की को अकेला पाते ही उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। सालों से पुलिस और कानून को धोखा देने की अपनी शातिर चाल की वजह से ही उसके हौसले बुलंद थे और वो रह रहकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की माने तो उसके खिलाफ 6 क्रिमिनल केसेस का पता चला है, जिसमें से रेप और मर्डर के अलावा चोरी और लूटपाट के कुछ मामले भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस उसे रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल सके कि उसने इन वारदातों के अलावा क्या और भी ऐसे अपराधों को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, अभी तक यहीं तक। जैसे भी इस केस का बाकी कुछ भी अपडेट आएगा आप लोगों तक ज़रूर पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अब कहानी ख़त्म करते हैं, लेकिन आपके कमेंट्स, आपकी मेल्स और मेरे जवाब का सिलसिला अभी जारी है। तो मेरे पास सबसे पहले कमेंट आया है अभिषेक मित्तल जी का। अभिषेक मित्तल जी ने कहा है कि मैं रोज़ कहानी सुनता हूँ और रोज़ मुझे आपकी कहानी हमेशा नई लगती है और सच्ची लगती है। तो अभिषेक जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आप रोज़ कहानी सुनते हैं। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि आपके सहयोग और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही अगला कमेंट आया है मीना कुमारी जी का। मीना कुमारी जी ने कमेंट किया है कि आज उनका बर्थडे है और साथ ही उनको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो तहे दिल से धन्यवाद कि आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है और सबसे पहले आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी आयु बहुत लंबी हो। इसके साथ ही कमेंट आया है अभिषेक रावत जी का। अभिषेक रावत जी ने कमेंट किया है कि आप जो भी कहानी सुनाते हैं उसमें जो आप फ़ोटो ऐड करते हैं उसमें भी थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल अभिषेक जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी और जितना हो सकेगा क्रिएटिव करने की कोशिश करूँगी। पर आप सराहते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही अपना सहयोग, अपना सपोर्ट बनाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।